अवनी चलती निगाहों से सम्राट को घूर रही थी। उसे सम्राट के साथ डांस नहीं करना था, लेकिन अब जोड़ी बन गई थी तो उसे उसके साथ डांस करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर अपने मन में बोली, तुम्हें बताती हूँ, मेरे साथ डांस करना है ना। छवि को अवनी को देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी जोड़ी किसी और के साथ बन गई थी और उसे सम्राट के साथ डांस करना था। विक्रांत ने अपना चिट बाउल में पहले ही डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी और रिद्धि की जोड़ी बन गई थी। ये सब देखकर छवि को बहुत गुस्सा आ रहा था। सम्राट अवनी के पास मुस्कुराते हुए गया और अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ बोला, मे आई डांस विथ यू। अवनी सम्राट को देखते हुए बोली, मैं 1 मिनट में आती हूँ। अवनी मुंह बनाते हुए बोली, नेचर्स कॉल, प्लीज एक्सक्यूज मी, बोलकर अवनी वॉशरूम की तरफ चली गई। सम्राट उसे घूर कर देख रहा था। वह जानता था कि अवनी बहाना बना रही है, पर वह फिर भी खड़ा होकर उसका वेट करने लगा। सम्राट अवनी को जाते देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई थी, जिसे देखकर समझना थोड़ा मुश्किल था कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है। आकाश, जो नीरू के साथ डांस कर रहा था, उसकी नजर सिर्फ अवनी पर थी। अवनी जैसे ही वॉशरूम के लिए गई, आकाश ने जल्दी से नीरू से एक्सक्यूज मी बोला और वहां से चला गया। अवनी वॉशरूम की तरफ गई और वॉशरूम में मिरर के सामने खड़े होकर मन में बोली, ओ गॉड, इस सम्राट से पीछा कैसे छुड़ाऊं। शादी इसकी होने वाली है और पीछे मेरे पड़ा है। इतना कहकर उसने एक लंबी सांस ली और अपना फेस वॉश करने लगी, और उसके बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और बहाना ढूंढने लगी कि कैसे वह सम्राट से बचे। अवनी अभी खड़े होकर सोच ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसके चेहरे पर एक रुमाल रख दिया। रुमाल रखते ही अवनी बेहोश हो गई। सम्राट अवनी का इंतजार कर रहा था, पर लगभग 15 मिनट हो चुके थे और अवनी का कुछ पता ही नहीं चला था। इसलिए उसने सोचा वह खुद जाकर वहां देखेगा। विक्रांत, जो रिद्धि के साथ डांस कर रहा था, सम्राट को टेंशन में देखकर उससे इशारे में पूछा। सम्राट ने भी इशारे में अवनी का अभी तक न आने का बताया। इससे विक्रांत थोड़ा टेंशन में आ गया और उसने डांस छोड़कर सम्राट के साथ जाने का सोचा। अचानक डांस छोड़ने से रिद्धि हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। विक्रांत एक्सक्यूज मी कहकर चला गया। सम्राट और विक्रांत वॉशरूम के पास अवनी को ढूंढने लगे। तभी विक्रांत ने सम्राट से कहा, सम्राट, एक बार वॉशरूम में चेक करो। सम्राट ने वॉशरूम के डोर को नॉक करते हुए अवनी से पूछा, अवनी, तुम अंदर हो? पर किसी की आवाज नहीं आई। उसने एक बार फिर नॉक किया, पर फिर भी किसी की आवाज नहीं आई। तो उसने वॉशरूम ओपन करके देखा तो अंदर कोई नहीं था। सम्राट को टेंशन आने लगा। उसने विक्रांत को देखते हुए कहा, यार, वह वहाँ नहीं है तो कहाँ गई? अवनी अपने कमरे में न जाकर हॉल के वॉशरूम में गई हुई थी। सम्राट ने उसे जाते हुए देखा था, इसलिए उसे पता था कि अवनी इसी बाथरूम में आई है। पर जब अवनी नहीं मिली तो सम्राट और विक्रांत उसे पूरे पैलेस में ढूंढने लगे। सम्राट ने अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल किया और अवनी को ढूंढने के लिए कहा। सारे बॉडीगार्ड्स पूरे पैलेस को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन अवनी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब सम्राट को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठियां बनाकर वॉल पर जोर से मारते हुए कहा, आखिर यह लड़की गई कहाँ? इस वक्त समझ नहीं आ रहा मुझे। उसकी आवाज इतनी डेंजरस थी कि उसके आसपास के बॉडीगार्ड वो कांप गए। जब से अवनी आई थी वह थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन अवनी के इस तरह कहीं चले जाने से सम्राट एकदम पागल हो चुका था। उसने अपनी जल्दी निगाहों से अपने बॉडीगार्ड्स को देखा और अपनी मर्दाना आवाज में गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ढूंढो उसे, वह कहीं भी हो, मिलनी चाहिए। सम्राट के इतना कहते ही सारे बॉडीगार्ड्स एकदम अलर्ट हो गए। अवनी को ढूंढने हर तरफ चले गए। सम्राट ने विक्रांत को देखते हुए कहा, अवनी यहाँ से चली तो नहीं गई मेरे ऐसे बिहेवियर से? विक्रांत ने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वह शादी अटेंड करने आई है तो शादी अटेंड करके ही जाएगी। चल सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं। सम्राट ने हाँ में सिर हिलाया और सीसीटीवी रूम में चला गया। बॉडीगार्ड को सम्राट ने इशारा किया तो वह बॉडीगार्ड जल्दी से सीसीटीवी फुटेज ओपन करने लगा। सम्राट ने सीसीटीवी फुटेज देखने शुरू किए। उसने देखा अवनी अभी वॉशरूम के पास गई। वह अंदर गई। उसके बाद जैसे ही बाहर निकली, उसके पीछे कोई काला साया खड़ा था, जिसने पूरे कपड़े ब्लैक कलर के पहने थे और उसके फेस पर मास्क था। अवनी वॉशरूम के पास कुछ टाइम तक खड़ी रही, क्योंकि उस वक्त अवनी सम्राट के बारे में सोच रही थी कि वह उससे पीछा कैसे छुड़ाए। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा। जैसे ही उस शख्स ने अवनी के चेहरे पर रुमाल रखा, सम्राट के हाथ गुस्से में कस गए। उसने जल्दी से बॉडीगार्ड की तरफ देखा और कहा, विजय कहाँ है? विजय जल्दी से रूम के अंदर आया और बोला, जी नेताजी। सम्राट ने आग उगलती निगाहों से विजय को देखते हुए कहा,
जल्दी से अवनी के मोबाइल नंबर को की लोकेशन ट्रेस करो। विजय ने हामी सर हिलाया और किसी को कॉल करने लगा। लगभग 10 मिनट के बाद अवनी की मोबाइल की लोकेशन ट्रैक हो गई। सम्राट, विक्रांत और विजय एक गाड़ी में और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स दूसरी कार में बैठे थे। विजय कार चला रहा था। सम्राट और विक्रांत पीछे वाले सीट पर बैठे थे। सम्राट अपने मोबाइल से अवनी की लोकेशन चेक कर रहा था और चेक करते हुए वो परेशान होकर अवनी को याद कर रहा था। आकाश, राघव अपने फार्म हाउस पर अवनी को लेकर पहुंच चुके थे। आकाश ने जल्दी से अवनी को अपनी गोद में उठा लिया और ले जाकर अपने फार्म हाउस के सोफे पर सुला दिया। राघव और आकाश दोनों बैठकर शराब पीने लगे। अवनी इस वक्त बेहोश थी। उसका हाथ नीचे लटक रहा था। अवनी ने जो लहंगा पहना हुआ था, उसके बेहोश होने की वजह से उसके लहंगे का दुपट्टा उसके पेट पर से सरक गया था। उसकी वजह से लहंगे और चोली के बीच से उसकी कमर रिवील हो रही थी, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और खूबसूरत भी। आकाश शराब पीते हुए अपनी नशीली आंखों से अवनी के पूरे जिस्म को स्कैन कर रहा था। वह लस्ट भरी नजरों से अवनी को देख रहा था। उसने अवनी को ऊपर से नीचे तक लस्ट भरी नजरों से देखते हुए कहा, यार राघव, आज तो मस्त चीज मिल गई है। मन तो करता है इसके होश में आने के इंतजार किए बिना ही जो करना है कर लूं। राघव ने आकाश को देखते हुए कहा, यार तू पागल हो गया है। मालूम है ना वह किसकी मेहमान है? सम्राट प्रताप सिंह की। और तूने क्या किया? उसे उठा लिया। अगर उसे पता चलेगा ना तो तेरी जान ले लेगा। आकाश ने एक घिन भरी स्माइल करते हुए कहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड है ना, उसे संभाल लेंगे। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनना है तो उसे कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने शराब की एक घुट अपने गले से नीचे उतारी और लड़खड़ाते कदमों से अवनी की तरफ बढ़ गया। उसकी साइड में बैठकर उसे देखने लगा। उसकी नजर उसकी आंखों पर गई। आंखों को देखते हुए बोला, कितनी खूबसूरत आंखें हैं इसकी। उसके बाद उसकी नजर उसके होठों पर गई। उसने उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, इतनी सॉफ्ट है, जी करता है इसे खा जाऊं। इतना कहकर उसकी नजर उसकी कमर पर गई, जिसे देखते ही उसकी आंखों में उसे पाने की लालच दिखाई देने लगी। उसने अपने हाथ में लिए हुए शराब के एक गिलास का शराब उसके ऊपर गिराते हुए कहा, अब इसे लीक करने में और ज्यादा मजा आएगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ अवनी की कमर को छूने के लिए बढ़ाया। इतने में ही किसी का मजबूत हाथ उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। ऐसा होते ही आकाश सम्राट की तरफ गुस्से में घूरने लगा और उसका हाथ झटकते हुए बोला, सम्राट छोड़ दे मेरा हाथ, यह मेरी आइटम है। यह सुनते ही सम्राट ने हाथों की मुट्ठियां बनाई और आकाश के मुंह पर एक पंच मार दिया। पंच इतना जोरदार था कि आकाश फर्श पर गिर गया और उसके नाक और होठों से खून आने लगा और उसकी शराब का नशा गायब हो गया। आकाश ने अपने होठ और नाक का ब्लड पोंछते हुए देखा और गुस्से में उठते हुए सम्राट की तरफ बढ़ गया। सम्राट ने एक और पंच उसके मुंह पर मारते हुए गुस्से में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? तू जानता है ना मैं कौन हूँ? आकाश ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तेरे बाप को सीएम की कुर्सी चाहिए ना, तो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यह सारी बातें आकाश ने दांत पीसते हुए कहा। जैसे ही सम्राट ने यह बात सुनी, गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से में आकाश को घूरा और उसकी कॉलर से पकड़कर उसे बेतहासा मारने लगा। अब आकाश की आंखों में डर दिखाई देने लगा था। सम्राट को देखते हुए उसने बोला, यार मैं तेरा दोस्त हूँ ना, तो मुझे इस तरह क्यों मार रहा है? कौन है वो लड़की जिसके लिए तू इतना पागल हुआ जा रहा है? तेरी तो शादी होने वाली है ना। अरे छोड़ दे मुझे। पर सम्राट उसे नहीं छोड़ रहा था। तभी पीछे से राघव जाकर सम्राट को मारने लगा। सम्राट ने एक हाथ से उसे पकड़ा और उसे भी फर्श पर पटक दिया और फिर से आकाश को मारने लगा। उसने आकाश को धक्का देकर एक तरफ किया और अवनी के पास जाने लगा। अवनी जो बेहोश थी, अब उसे होश आने लगा था। सम्राट अवनी के साइड में बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, अवनी तुम ठीक तो हो ना? उसके हाथ को पकड़कर सहलाने लगा। अवनी ने धीरे धीरे आंखें खोली और सम्राट को अपने सामने देखी।
जैसे ही उसने सम्राट को अपने सामने देखा, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। गुस्से में उसने आओ देखा न ताव और सम्राट को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सम्राट का सर एक तरफ झुक गया। सम्राट ने अपने गालों पर अपना हाथ रखा और गुस्से भरी नजरों से अवनी को देखने लगा। अवनी भी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, ये सब तुम्हारा क्यों धरा है ना, ताकि तुम मुझे पा सको? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है मिस्टर सम्राट प्रताप सिंह। अवनी कोई खेलने का टॉय नहीं है जो कोई भी इस्तेमाल कर ले। अवनी अवनी है, समझे? हाथ लगाओगे तो जल के राख हो जाओगे। इतना कहकर अवनी जाने लगी। सम्राट अभी भी शॉक्ड होकर अवनी को ही देख रहा था। किसी की आवाज से अवनी के चलते कदम रुक गए। आकाश ने अवनी को रोकते हुए कहा, रुको। अब आकाश ने देखा कि अवनी सम्राट को ही गलत समझ रही है, तो आकाश खड़े होते हुए बोला, हाँ आप सही कह रही हैं। इन्होंने ही मुझे कहा था कि आपको किडनैप करने के लिए, ताकि आपके सामने यह एक्टिंग करके दिखा सके। आई एम सो सॉरी मैम। ऐसा कहते हुए आकाश एक शातिर मुस्कान के साथ सम्राट को देखने लगा। सम्राट गुस्से भरी नजरों से आकाश को देख रहा था। तभी वहां सम्राट के सारे बॉडीगार्ड्स आ गए। विजय ने बॉडीगार्ड्स को कहा, इन दोनों को पकड़ लो। अवनी गुस्से में वहां से जाने लगी। वैसे ही सम्राट ने अपनी जेब से बंदूक निकाली। अवनी उसे हैरानी भरी नजरों से सम्राट को देखने लगी। अवनी के थप्पड़ मारने की वजह से सम्राट का गुस्सा बहुत भयानक हो गया था। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका जी कर रहा था कि वह अवनी को भी मार दे। इस वक्त सम्राट की आंखें ब्लड शॉट लाल थी। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कितने गुस्से में है। उसने अपनी बंदूक उठाई और आकाश और राघव के ऊपर चला दी। जैसे ही अवनी ने सम्राट को गोली चलाते देखा, अवनी डर गई और डर से कांपने लगी और डर डर के मारे बेहोश होकर गिरने लगी। सम्राट ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया और अपनी बंदूक से उसके गालों पर सहलाते हुए बोला, जल्द ही तुम मेरी गिरफ्त में होगी। यह जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, इसका बदला तुम्हें जिंदगी भर की सजा के साथ मिलेगा। सम्राट प्रताप सिंह किसी का उधारी नहीं रखता, सामने वाले को सोच समेत वापस देता है, चाहे वह प्यार हो चाहे वह नफरत हो। सम्राट के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। तभी सम्राट का फोन बजा, तो सम्राट ने विक्रांत को देखते हुए कहा, विक्रांत फोन उठाओ, देखो कौन है। कोई भी हो, पर इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। विक्रांत ने हाँ में सर हिलाया और विक्रांत ने फोन उठा लिया। सामने से रुद्र प्रताप का फोन था। रुद्र प्रताप ने हेलो कहते हुए कहा, सम्राट कहाँ हो तुम दोनों? विक्रांत ने कहा, वह बाबूजी हम लोग साथ में ही हैं, बस आ ही रहे थे। ऐसे ही थोड़े पार्टी के लोग मिल गए थे तो हम उनसे बातें करने लगे। रुद्र प्रताप ने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाओ। विक्रांत ने भी हाँ में सर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ संगीत खत्म हो गया था। रिद्धि, रिया, नीरू और सिया यह सब लोग अवनी को ढूंढ रहे थे, पर अवनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मीरा और पायल अपने कमरे में चले गए थे। तभी रिद्धि का एक मैसेज आया, जिसे देखते ही वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। मैसेज में लिखा था, हेलो रिद्धि, चारू आई थी तो मैं उसके साथ आई हूँ, तो आज रात में नहीं आ पाऊंगी, इसलिए तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं सुबह आ जाऊंगी। इन सब की एक फ्रेंड चारू थी जो वाराणसी में ही रहती थी। अवनी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, इसलिए उसे चारू के बारे में पता था। सम्राट अवनी को अपनी गोद में उठाया और कार की तरफ बढ़ गया। विक्रांत भी विजय के साइड में आकर बैठ गया। सम्राट और अवनी पीछे वाली सीट पर बैठे थे और अवनी इस वक्त बेहोश थी। विक्रांत मुस्कुराकर फ्रंट मिरर से सम्राट से बोला, कैसा लग रहा है सम्राट? जिसे तू चाहता है अभी वह तेरे पास है। सम्राट ने विक्रांत से कहा, यह तो मुझे गलत ही समझ रही है। इसे यह भी नहीं पता कि इसे किडनैप करने वाला कौन है। यह मेरी प्लानिंग समझ रही है। यह सुनते ही विक्रांत हंसने लगा और बोला, क्यों, इसने कुछ कहा क्या तुझसे? सम्राट मन में सोचते हुए बोला, अब इसे क्या बताऊं कि इसने मुझे थप्पड़ मारा। इसे बहुत भारी पड़ने वाला है यह थप्पड़। विक्रांत ने कुछ सोचते हुए सम्राट से कहा, सम्राट सच बता, तू सच में इस लड़की को पसंद करता है या फिर तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है? सम्राट सकपका गया और अपने आप को पहले नॉर्मल किया। उसके बाद विक्रांत से बोला, हाँ यार, मुझे बहुत पसंद है। इतना कहकर सम्राट ने एक नजर अवनी को देखा, जो छोटे बच्चे की तरह आंखें मूंदे पड़ी थी। सम्राट मन में सोचते हुए बोला, इस वक्त कोई देखकर कहेगा कि यह ज्वालामुखी है। विजय कार को पैलेस की तरफ लेकर जाने लगा, तो सम्राट उसे रोकते हुए कहा, फार्म हाउस लेकर चलो।
जैसे ही विजय ने यह बात सुनी, वह उसे देखते हुए बोला, पर सर, कल आपकी हल्दी है। सम्राट ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, जितना कहा हूँ उतना करो। विजय चुपचाप कार चलाने लगा। विक्रांत ने विजय से कहा, इन्हें फार्म हाउस ड्रॉप करने के बाद मुझे पैलेस लेकर चलना, क्योंकि अगर मैं नहीं पहुंचा तो फिर 100 सवाल होंगे। विजय ने ओके कहा और थोड़े टाइम के बाद उनकी कार फार्म हाउस पर रुकी और सम्राट अवनी को लेकर कार से बाहर आ गया। विक्रांत और विजय वहां से सीधा पैलेस चले गए। सम्राट अवनी को अपनी गोद में उठाए पैलेस के अंदर फार्म हाउस के अंदर एंटर किया। वहां खड़े बॉडीगार्ड्स बहुत हैरानी से सम्राट और उस लड़की को देख रहे थे जो सम्राट की गोद में थी, क्योंकि सम्राट कभी किसी लड़की को टच भी नहीं करता था और पहली बार उसने किसी लड़की को अपनी गोद में उठाया था, जिसे देखकर सारे बॉडीगार्ड्स हैरान थे। वहां पर खड़े एक बॉडीगार्ड ने किसी को कॉल किया और सम्राट और उस लड़की के बारे में बता दिया। तभी एक अंधेरे कमरे में एक आदमी का सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, जो एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, अच्छा, ठीक है। वह लड़की वही है जिससे उसकी शादी होने वाली है? तो दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड ने कहा, नहीं सर, यह लड़की कोई और दिखाई दे रही है। यह सुनते ही सामने वाला आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो देते रहना। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। सम्राट अवनी को अपने कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर सुला दिया। खुद वॉशरूम चला गया और वहां से बात लेकर बाहर आया। उसने इस वक्त सिर्फ एक बाथरूम लपेट रखा था। उसने एक नजर अवनी को देखा और क्लोजेट में चला गया और अपने कपड़े चेंज कर लिए और बेड के सामने ही एक सोफा लगा हुआ था, उस पर जाकर बैठ गया और उसे एक टक घूरने लगा। सम्राट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में कितने सारे सवाल चल रहे थे। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, जिसे समझना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल था। जिसे समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि वह अवनी से प्यार करता भी है या नहीं, पर वह अवनी को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। उसने लगभग 10 मिनट तक अवनी को घूरा। उसके बाद एक सिगरेट निकालकर उसका कश लेते हुए बालकनी में आ गया और बालकनी में खड़े होकर बाहर देखने लगा। बाहर रात का सन्नाटा था। सुनसान सड़क पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही कोई आवाज था। चारों तरफ शांति पसरी हुई थी। सम्राट एकटक चांद की तरफ देख रहा था। चांद की तरफ देखते हुए सम्राट ने कहा, काश काश पास्ट में वह सब नहीं हुआ होता, तो आज मैं तुम्हें प्यार से अपनाता, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ नफरत से ही तुम्हें अपनाऊंगा और जिंदगी भर तुम्हें मेरी नफरत झेलनी पड़ेगी। चांद को देखते ही सम्राट ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। कॉल की दूसरी तरफ से आवाजें, ऑनी कहाँ है, बता दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सम्राट ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, औनी जहाँ होनी चाहिए वहां है, इस वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे बिस्तर पर। उसने यह बिस्तर शब्द पर जोर डालते हुए कहा। दूसरी साइड वाला आदमी भड़कते हुए कहा, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझे उससे बात करनी है। सम्राट जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें उससे बात करनी है? वह क्या है ना, वह बहुत थक गई है। वो हम दोनों बहुत टाइम तक एक दूसरे के साथ थे ना। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो अभी वह चलने की हालत में नहीं है। यह बात सुनते ही सामने वाला आदमी और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा अगर उसे तूने हाथ भी लगाया तो। सम्राट ने फोन कट कर दिया। फोन के दूसरी साइड वाला आदमी चिल्लाता रह गया, पर सम्राट ने उसकी एक भी नहीं सुनी और कट करने के बाद मन में कहा, तुम्हें तुम्हें इसी तरह तड़पता देखना चाहता हूँ। अब मुझे सुकून की नींद आएगी। और सम्राट के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। आई एम सो सॉरी विक्रांत, पर मुझे तुम्हें अपने इस प्लानिंग में शामिल करना पड़ा। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। अनजाने में ही सही, तुम इन सब में मेरी हेल्प कर रहे हो। तुम्हारे बिना ये पॉसिबल भी नहीं था। मैं वही सम्राट हूँ जो पहले था, आज भी वही हूँ और आगे भी वही रहूंगा। इतना कहकर वह अवनी की साइड में जाकर सो गया और एक टक अवनी को देखने लगा। उसे देखते देखते कब वह नींद की आगोश में चला गया, उसे पता भी नहीं चला। वाराणसी का रेड लाइट एरिया। एक लड़की की अंधेरे कमरे में बंद किया हुआ था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था।
उसने अपने घुटने मोड़ रखे थे और अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़का डोर ओपन करके अंदर आया। वह लड़की डर के मारे सामने देखने लगी और अपने आप को छुपाते हुए उस लड़के से बोली, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उस लड़के ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुझे पता है मैंने उस मेंटल हॉस्पिटल से तुझे 1 लाख में खरीदा है। इतनी सारी लड़कियां थी उधर पर तू सबसे गजब की लग रही थी। माँ कसम दिल आ गया तुझ पर। वह लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत, लंबे बाल, खूबसूरत काली आंखें, गोरा रंग। वह लड़का उसे ऊपर से नीचे तक लश्ट भरी नजरों से देख रहा था। तभी वहां एक औरत आई जिसकी उम्र यही कुछ 45 से 50 साल रही होगी। वह उस लड़के को देखते बोली, साहब इस कमरे में बिस्तर लगवा दे रही हूँ। वो क्या है ना, यह लड़की कुछ कर ना ले इसलिए यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं छोड़ा था। अब आपकी अमानत थी तो संभाला था, इसलिए इसे बिना कपड़ों के यहाँ रखा है। उस लड़के ने उस औरत को देखा जिसका नाम रेशमा था। उसने कहा, रेशमा बाई जल्दी से इसे अच्छी तरह से सजा कर इस कमरे में लेकर आओ। रेशम बाई ने हाँ में सर हिलाया और उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगी, पर वह लड़की जाने को तैयार नहीं थी। तभी वहां 2-3 लड़कियां और आ गई और उसे पकड़कर लेकर चली गई। सिंह पैलेस में रुद्र प्रताप सिंह, जो सभी पार्टी के नेता के साथ बाहर गया हुआ था, उसने काफी शराब पी रखी थी और वह नशे में पैलेस में एंटर हुआ। कौशल्या जी अपने रूम में जाकर सो चुकी थी। जानवी चाचा और राम प्रताप, वह दोनों भी अपने बेडरूम में चले गए थे। लक्ष्मण प्रताप और सुमित्रा भी अपने बेडरूम में जा चुके थे। नियति, शिवम शिवम शिव और वंदना, विक्रांत सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। सिर्फ राधा हॉल में बैठी हुई थी, रुद्र प्रताप का इंतजार कर रही थी। रुद्र प्रताप लड़खड़ाते कदमों से पैलेस के अंदर एंटर हुआ। एक बॉडीगार्ड ने रुद्र प्रताप को पकड़ रखा था। बॉडीगार्ड ने राधा जी को देखते हुए कहा, मालकिन आज साहब ने बहुत ज्यादा पी रखी है। जैसे ही रुद्र प्रताप ने यह सुना, उसने गुस्से में बॉडीगार्ड को देखा और एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे लिए बोलने की। और इतना कहकर उसने उसे धकेलते हुए बाहर जाने के लिए कह दिया। बेचारा बॉडीगार्ड बाहर चला गया। राधा दौड़ते हुए आई और रुद्र प्रताप के हाथों को अपने कंधे पर रखते हुए अपने कमरे में ले जाने लगी। रुद्र प्रताप ने उसे धकेलते हुए बोला, दूर रह मुझसे। राधा ने एक बार फिर से रुद्र प्रताप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रुद्र प्रताप ने फिर उसे धक्का दे दिया और लड़खड़ाते कदमों से अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा। चलते चलते रुद्र प्रताप का पैर लड़खड़ा गया। जैसे ही वह लड़खड़ाया, राधा ने उसे फिर से थाम लिया। उसने एक नजर राधा को देखा, उसके बाद कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। राधा ने धीरे से रुद्र प्रताप को बेड पर बिठा दिया और जैसे ही वह जाने लगी, रुद्र प्रताप ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही हो। राधा ने डरते हुए कहा, वह मैं आपके लिए पानी लाने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मेरे पास आओ। राधा घबरा रही थी क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र प्रताप जब नशे में होता है तो वह क्या करता है, इसलिए राधा बहुत घबराई हुई थी। रुद्र प्रताप ने राधा को खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तुमको पता है मैं तुम्हें कितने सालों से प्यार करता हूँ। राधा जैसे ही बात सुनी, वह रुद्र प्रताप की तरफ देखने लगी। रुद्र प्रताप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर माँ चाहती तो हमारी शादी हो सकती थी, लेकिन माँ ने होने नहीं दिया। यह सारी बातें रुद्र प्रताप लड़खड़ाती जुबान से कह रहा था। जैसे ही राधा ने रुद्र प्रताप के मुंह से यह सारी बातें सुनी, राधा की आंखें भर आई और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गया। रुद्र प्रताप राधा के नजदीक तभी आता था जब वह नशे में होता था। रुद्र प्रताप पहले किसी लड़की से प्यार करता था जिसका नाम अमृता था, पर कौशल्या ने रुद्र प्रताप की शादी अमृता से होने नहीं दी, क्योंकि अगर वह अमृता को लाती तो इस घर में राज नहीं कर पाती। इसलिए उन्होंने रुद्र प्रताप की शादी राधा से की। राधा बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। कौशल्या ने राधा को पढ़ाया लिखा, उसके बाद रुद्र प्रताप की शादी उससे की। रुद्र प्रताप के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ के खिलाफ जा सके, इसलिए आज भी वह पछतावे की आग में जल रहा था। हालांकि राधा देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कहते हैं ना, जिसके दिल में जो बस जाए वह कभी नहीं निकलता। पहला प्यार ही होता है, जो आज तक राधा और रुद्र प्रताप को एक दूसरे के नजदीक नहीं आने दिया। रुद्र प्रताप
अब राधा के साथ अपनी मनमानी करने लगा। जब रुद्र प्रताप उसके साथ इंटीमेट होता था तो उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता था और वह इस लायक नहीं होती थी कि वह उठकर ठीक से चल सके। यही सोचते हुए राधा कांप रही थी और रुद्र प्रताप अपनी मनमानी कर रहा था। वाराणसी का रेड लाइट एरिया। रेशम उस लड़की को तैयार करके लेकर आई। वह लड़की इस वक्त एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही उस लड़के ने उसे देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बस उसे देखता ही रह गया। उसकी उम्र यही कुछ 24-25 साल रही होगी, देखने में बेहद खूबसूरत। उसने मुस्कुराते हुए उस लड़की को पकड़ा और रूम में लेकर रेशमा के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। रेशमा मुंह बनाते हुए बोली, हलकट साला, वैसे काम रहता है तो मेरे पास आता है, बाकी लड़कियां चाहिए थी और आज यह मिल गई तो हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर रहा है। इतना बोलकर वह वहां से चली गई। उसी लड़के ने उस लड़की को बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उस लड़की ने अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, प्लीज मुझे देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैं अभी तक बहुत छोटी हूँ, मैं सिर्फ 20 इयर्स की हूँ। वह लड़का अपनी आईब्रो सटाते हुए उसे देखते हुए बोला, पर तुम तो मुझे 23-24 की लगती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ 20 इयर्स की हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। वह लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं जो भी करूँगा बहुत आराम से करूँगा। फिर उसने जैसे ही उस लड़की की साड़ी खींचनी चाहिए, वह लड़की उसे जोर से धक्का देते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, छूना मत मुझे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी मंकी से प्यार करती हूँ। मंकी नाम सुनते ही वह लड़का उसे गुस्से में देखने लगा और बोला, यह मंकी कौन है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वह भी मुझे बहुत प्यार करता है, वह मुझे होटल पैराडाइज में मिलने वाला था, तो मुझे जाना है, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ। जैसे ही बोलकर वो लड़की कमरे से बाहर जाने लगी, उस लड़के ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी और उसे खींचते हुए दीवार के अगेंस्ट लगाते हुए बोला, शट अप, मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल से 1 लाख में खरीदा हूँ, समझी? तो ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, पागल कहीं की। खूबसूरत नहीं होती तो तुझे पूछता कौन? उसने यह बात गुस्से में कही थी जिससे उस लड़की की आंखों से आंसू बह गए। वह उसे घूर कर देखने लगी। तभी वह लड़का उसे धीरे से छोड़ते हुए बोला, अभी चुपचाप बेड पर बैठ जाओ और मैं जो करता हूँ मुझे करने दो। उस लड़की ने अपनी नजर घुमाई और सामने एक दारू की बोतल पड़ी थी। उसने हाँ में सर हिलाया और बेड के पास जाने लगी तो वह लड़का खुश हो गया और वह अपनी शर्ट निकालने लगा। उस लड़की ने जल्दी से उस दारू की बोतल का पीछे का हिस्सा उसके सर पर तोड़ दिया और आधी बोतल उसके पेट में घोंप दी, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई। उस लड़की ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे विंडो दिखाई दिया जिसमें खिड़की तो थी पर कोई जाली नहीं थी। उस विंडो को खोली और जल्दी से वहां से भाग गई, जिसकी वजह से उसे थोड़ा बहुत खरोच भी लग गई थी। जैसे ही वह भागी वैसे ही रेशमा दरवाजा ठोकने लगी। वह लड़का कैसे भी अपने आप को स्टेबल करते हुए अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ा और डोर ओपन करते हुए कहा, उस लड़की को पकड़ो, वह भाग गई। हरामजादी साली, मुझे कांच की बोतल घुसाकर चली गई। अब जब मैं उसे पकड़ लूंगा ना, तब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। रेशम जल्दी से उसके पास गई और बोली, साहब आपको तो बहुत चोट लग गई है। अरे अरे लड़कियों, एम्बुलेंस बुलाओ, रेशम ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ सम्राट का फार्म हाउस। रात के 3 बज चुके थे। अवनी जो सुकून की नींद सो रही थी और सम्राट भी उसके बाजू में सोया हुआ था। तभी अचानक किसी के धम्म से गिरने की आवाज आई। सम्राट अपना कमर पकड़ते हुए उठा और अवनी को गुस्से में घूर के देखने लगा और उसे देखते हुए बोला, यह लड़की भी ना कितना लात मारती है, नींद में भी ढंग से नहीं रहती। इतना कहकर वह वापस बेड पर सो गया। सम्राट जैसे ही सोया वैसे ही अवनी ने फिर से एक लात मारी और फिर से वो धम्म से नीचे जा गिरा। सम्राट गुस्से में उठा और अवनी को देखते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाया उसका गला दबाने के लिए। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपना हाथ पीछे लेते हुए कहा, इस लड़की को तो मैं बाद में बताता हूँ, मुझे ढोल समझ रखा है, जब देखो तब लात मार देती है। देखो कैसे मासूम बनी सोई हुई है और मुझे लात मार रही है। पूरे वाराणसी पर राज करता हूँ, सभी डरते हैं मुझसे और इस लड़की से पिट रहा हूँ नींद में। अवनी को यहाँ वहाँ पैर मारने की आदत थी, जिसकी वजह से सम्राट इरिटेट हो रहा था। सम्राट ने कुछ सोचा, उसके बाद अवनी को देखते हुए बोला,
यही ठीक रहेगा। और सम्राट अवनी को अपनी बाहों में कसकर पकड़कर सो गया। अवनी भी अपना एक पैर सम्राट के ऊपर और अपना सर उसके सीने में घुसाकर सो गई। सुबह 5 बजे अवनी की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने किसी का पत्थर जैसा चौड़ा सीना दिखाई दिया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वह मन में सोची, यह मैं किसके पास सो रही हूँ। उसने एक झटके से अपना सर उठाकर देखा तो सम्राट का हैंडसम चेहरा उसे दिखाई देने लगा, जिसे देखते ही अवनी झटके से उठी और जोर से चीखी, जिसे सुनते ही सम्राट भी हड़बड़ाकर उठ गया और उठते ही बोला, क्या हुआ, इतना जोर से क्यों चिल्लाई। अवनी गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और यहाँ क्यों सोई हुई हो। सम्राट ने 2 उंगलियों से अपने माथे पर रगड़ते हुए फिर उसे देखते हुए बोला, पहले कमरा चारों तरफ देखो, उसके बाद मुझसे बात करो। अवनी ने कमरा चारों ओर देखा और फिर मन में सोचते बोली, यह तो मेरा कमरा नहीं है, मैं हूँ कहाँ। फिर अचानक ही उसे रात वाली बात याद आई। वह जल्दी से बेड पर से उठी और घबराते हुए सम्राट को हिचकिचाते बोली, वो कल आपने कल कल उस आदमी को मार दिया। सम्राट ने अपने गर्दन पर एक अजीब तरीके से हाथ फेरा और कहा, जिंदा है वह और अस्पताल में है। अवनी ने गहरी सांस ली और बेड पर बैठते हुए कहा, थैंक गॉड वो जिंदा है। पर आप मेरे पास क्यों सोए थे, आप अलग से नहीं सो सकते थे। यह सारी बातें अवनी ने घबराते हुए कहा, क्योंकि कल जो रूप सम्राट का उसने देखा था वह देखकर वह कांप गई थी। उसने आज तक किसी को इस तरह गोली मारते नहीं देखा था। यह उसके लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। ऊपर से सम्राट उसे अलग ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब तक उसने सम्राट को सिर्फ एक छिछोरे अंदाज में देखा था। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि सम्राट इतना डेंजरस निकलेगा। अवनी को वापस बैठता देख सम्राट अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, जाकर सावर लो और हमें पैलेस वापस जाना है। यह सुनते ही अवनी उसकी तरफ देखने लगी और बोली, व्हाट, हम पैलेस में नहीं हैं। सम्राट ने उसे घूरते हुए कहा, कैसे लेकर जाता तुम्हें, बेहोश जो पड़ी थी। सम्राट को इतने गुस्से में देखकर अवनी जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। सम्राट अवनी को इस तरह भागता देखकर एक डेविल स्माइल किया और मन में बोला, यह डर अच्छा लगा मुझे मिस लंदन। तुम भी डरोगी जैसे मैं डर रहा था। मैं तुम्हें डरता देखना चाहता हूँ। तुम्हारी जान मेरे कब्जे में जो है, और मुझे पता है तुमने यहाँ आने की तैयारी कर भी ली होगी। इतना सोचकर सम्राट ने एक पैकेट से सिगरेट निकाला और उसका कश लेते हुए बालकनी में चला गया और बाहर का सुबह का नजारा देखने लगा। इस वक्त सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए चारों तरफ रोशनी फैला रहा था। धीरे धीरे अंधेरा छट रहा था और सूर्य की किरणें वसुंधरा को छू रही थी। सम्राट कहीं खोया हुआ था और सिगरेट के कश ले रहा था। अवनी शावर लेकर बाथरूम में खड़ी थी, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। वह बस टॉवल लपेटे हुए थी और सिर्फ टॉवल पहनकर अवनी बाहर नहीं आ सकती थी। उसने धीरे से सम्राट को आवाज दी, पर 2-3 बार आवाज देने पर सम्राट की कोई आवाज नहीं आई। तो वह समझ गई कि सम्राट कमरे में नहीं है, इसलिए उसने धीरे से अपना सर बाहर निकाला और यहाँ वहाँ देखा तो सम्राट उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो वह खुश हो गई और अवनी खुश होते हुए बोली, अच्छा हुआ वो राक्षस नहीं है। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर आई और मिरर के सामने खड़े होकर अपना बाल झाड़ते हुए गाना गाने लगी। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गाना है बड़ा सुरीला, मेरे गाने को सुनकर सब हो जाते हैं बेहोश। सम्राट जो अवनी के ठीक पीछे खड़ा था उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। पहले तो वो अवनी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था और उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पर अचानक ही अवनी के गाना गाने पर उसका ध्यान उसके गाने पर चला गया। उसे अवनी को देखकर हंसी आ रही थी और मन में सोचते बोला, यह तो पूरी बच्ची है। अवनी गाना गा ही रही थी कि उसकी नजर मिरर पर पड़ी। उसकी नजर जैसे ही सम्राट पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और वह जैसे ही पलटी, सम्राट उसके ठीक पीछे खड़ा था, जिसकी वजह से वह उससे टकरा गई और उसके टकराते ही अवनी का टॉवल खुलकर गिरने लगा। क्या होने वाला है आगे? क्या वह लड़की उस लड़के से बच पाएगी? क्या करेगी अवनी जो उसके साथ हुआ है? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा, सिर्फ सोना राइटर पर।
दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू मेरी स्टोरी सुनने के लिए।